कहानी के नायक में अब एक गुरूर आ गया है। वो खुद को सबसे बड़ा नायक समझने लगा है। ये नायक है होमर की लिखी किताब ओडिसी का। नाम ओडिसियस। आप जानते हैं कि इस कहानी पर अब हाथ रख दिया है इस सदी के सबसे बड़े फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन ने। द टाइम्स के केविन माहेर ने इसको कुछ इस तरह बताया है कि नोलन ने पर्दे पर होमर के ओडिसियस की अकड़ तोड़ दी है। एक राजा अब इस यूनिवर्स का सबसे अकेला आदमी है। मौत की सच्चाई जानकर उसके भीतर से हीरो बनने का खोखलापन खत्म हो रहा है। इस पर देवी एथना के किरदार में जेंडाया इतने कड़े सवाल पूछती हैं कि उसके भीतर अब बस घर लौटने की छटपटाहट ही बची है। नोलन इसीलिए जाने जाते हैं। वो कहानी जो सदियों पहले कह दी गई, यूरोप के वो लोग जिन्होंने कभी होमर की किताब पढ़ी भी नहीं, वो भी इस कहानी के किरदारों को अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ये मशहूर है। इसके बाद भी जब नोलन ने इसे पर्दे पर उतारा तो बिल्कुल एक अलग नज़रिया सामने आया। नोलन के शब्दों में इस फिल्म का एकमात्र मकसद हमें ये याद दिलाना है कि इंसान होने का असल मतलब क्या है। 17 जुलाई को यानी कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है। उससे पहले दुनिया के कई हिस्सों में इसका प्रीमियर रखा गया था। जिन क्रिटिक्स को ये फिल्म दिखाई गई उन्होंने इसका डिटेल्ड रिव्यू छाप दिया है। हम उसी की बात करने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में फिल्म का कोई स्पॉइलर नहीं है। टाइम्स ने लिखा है कि 3 घंटे की ये फिल्म किसी डरावने सपने की तरह है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कैमरे पर असल में शूट की गई है, जैसे दानव, समुद्र, तूफान और एक जीव जो आधा इंसान है और आधा सूअर। इन सब को बिना किसी CGI के असल में बनाकर शूट किया गया है और यही इस फिल्म की जान है। अगर आपने नोलन की पिछली फिल्में देखी हैं तो उनमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं होती। कहानी टाइम में आगे और पीछे ट्रैवल करती रहती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में मनोला डार्गिस ने लिखा है कि इंसेप्शन की ही तरह ओडिसी में भी फ्लैशबैक के भीतर फ्लैशबैक और फिर उसके भीतर भी फ्लैशबैक हैं। इस तरह कहानी 4 लेवल तक नीचे चली जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ये फिल्म पूरी तरह से केवल एडल्ट्स के लिए है, क्योंकि इसमें क्रूरता है, जैसे औरतों के चीखने की दर्दनाक आवाज़ें और ट्रोय शहर की तबाही। माहिर लिखते हैं कि फिल्म में कॉमेडी के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। इसके लिए होमर की कहानी की मशहूर घटना जिसको नोबडी कहा जाता है उसको फिल्म से निकाल दिया गया है। दरअसल ये कहानी तब की है जब ओडिसियस एक गुफा में फंस गए थे। वहाँ रहने वाला एक विशाल दानव जब ओडिसियस से उसका नाम पूछता है तो ओडिसियस अपना नाम गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका नाम है नोबडी। इसके बाद ओडिसियस ने अपनी जान बचाने के लिए उस दानव की आंख फोड़ दी थी। दानव के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब लोग उसकी मदद करने को आए तो गुफा का प्रवेश बंद था। उन्होंने बाहर से ही दानव से पूछा, तुम्हारी आंख किसने फोड़ी? इस पर दानव ने जवाब दिया, नोबडी। ये सुनकर उसकी मदद को आए लोग उसे पागल समझकर वापस लौट गए। हालांकि फिल्म का एक पक्ष ये है कि कहानी में नायक की अकड़ तोड़ी गई है और एक दूसरा पक्ष भी है। ओडिसियस ने अपनी पत्नी से बेवफाई की थी। केविन माहेर के साथ साथ न्यूयॉर्क पोस्ट की मनोला डार्गिस ने भी अपने रिव्यू में इस बात की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि नोलन ने ओडिसियस की बेवफाई को उसकी भूलने की बीमारी एमनेशिया का नाम दिया है और उसे जायज़ ठहराने की कोशिश की है, ताकि दर्शकों की सहानुभूति हीरो के साथ बनी रहे। माहेर ने इस पर लिखा है कि इस तरह ओडिसियस को जस्टिफाई करना सहानुभूति के लिए तो ठीक है, लेकिन ये होमर की लिखी असल कहानी से थोड़ी उलट जान पड़ती है। मनोला डार्गिस ने लिखा है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ ये नहीं है कि ये पूरी तरह आईमैक्स कैमरों से शूट की गई पहली फीचर फिल्म है। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज के दौर में ऐसी फिल्म का बन पाना ही अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि इसका हर एक फ्रेम खूबसूरत है और ये खूबसूरती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ का कहानी से कोई ना कोई मतलब है, जो दर्शकों को कहानी के भीतर के लेयर्स तक लेकर जाती है। कैरिन जेम्स BBC में लिखती हैं कि नोलन ने इस फिल्म में ऐसे बड़े एक्टर्स को लिया है जो उनके लिए छोटे रोल करने को भी तैयार थे। मैट डेमन के ओडिसियस वाले कैरेक्टर के अलावा बाकी सभी के रोल छोटे हैं, लेकिन उन्हें पूरे जोश के साथ निभाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस फिल्म के बारे में सबने अच्छा ही लिखा है, क्या किसी को इसमें कोई कमी नहीं दिखी? तो ऐसा नहीं है। मसलन कि अल्ट फिल्म गाइड के टिम कॉक्सेल, उन्हें ये फिल्म बहुत डार्क और मोनोक्रोमैटिक लगी। बैटल सीन टाइट शॉट्स और चॉपी एडिटिंग में गुम लगे। और फिर वो लाइन जो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा घूमेगी, उन्होंने लिखा कि उन्हें कभी यकीन नहीं होता कि नोलन की फिल्म और ब्रैड पिट की ट्रॉय की तुलना में वो पिट वाली फिल्म को बेहतर बताएंगे, लेकिन वो ऐसा ही बता रहे हैं।
हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी की शिकायत स्ट्रक्चरल है। उनके मुताबिक नोलन ओडिसियस और उसके बेटे टेलीमेकर्स की दो समानांतर कहानियों को बैलेंस नहीं कर पाते, जिससे फिल्म स्ट्रक्चर के लेवल पर लड़खड़ाती है। उनका कहना है कि फिल्म असंतुलित है, ओपेनहाइमर की बौद्धिक गहराई के आसपास नहीं है, लेकिन कास्ट का करिश्मा इसे बचा लेता है। RogerEbert.com पर मैट जोलर साइड्स का एंगल टेक्निकल है और सबसे दिलचस्प भी है। उनके मुताबिक नोलन और एडिटर जेनिफर लेम समय को एक लाइन की तरह नहीं, बल्कि पर्दे पर फैले नक्शे की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए 172 मिनट की फिल्म छोटी लगती है। वो डेमन की तुलना गैरी कपूर टाइप के पुराने हॉलीवुड हीरो से करते हैं और एक सीन का जिक्र करते हैं जहां एक किरदार कहानी सुनाता है। उस कहानी के अंदर एक और कहानी है और उसका प्रेजेंटेशन हमारे अपने ख्यालों जितना ही सहज है। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ का एंगल सबसे डार्क है। वो इसे युद्ध के बाद के मोहभंग और मासूमियत खोने की कहानी कहते हैं। उनके शब्दों में फिल्म एक विशाल झिलमिलाता मृग तृष्णा है जो ज्ञान या संतोष नहीं देती, सिर्फ टूटी जिंदगियों से लड़ते रहने का संकल्प देती है। यानी ब्रैडशॉ के लिए ये एडवेंचर फिल्म नहीं है, ये युद्ध की कीमत पर बनी फिल्म है। रॉटन टोमेटोज पर 132 रिव्यू के साथ 98% स्कोर, मेटा क्रिटिक पर 91। नोलन की 13 फिल्मों में से किसी को आज तक रॉटन रेटिंग नहीं मिली, लेकिन ये स्कोर उनके पूरे करियर की ऊपरी पायदान पर है। ये बात हो गई क्रिटिक्स की। कल ये फिल्म बड़े पर्दे पर उतरेगी और तब खबर गांव पर भी आप इसका रिव्यू देख पाएंगे। फिलहाल अगर आप इस ओडिसी की असली कहानी जो होमर ने अपनी किताब में लिखी थी उसे जानना चाहते हैं तो अलिफ के 2 एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रवि सुमन। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने।